आ गए ना सब लोग? बाहर तो नहीं ना? आज थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी कि आज साइड वगैरह कुछ थोड़ा सा मेहनत लोग कर ले। क्या हुआ? मतलब बोल के हम लिखवा देंगे। हाँ वैसे लिखते हो तब ठीक। हमें लगा देख करके लिखते थे। आज बोल करके लिख। जहाँ पे जो जैसे छूट जा रहा है तब पहुँच। ठीक है। क्योंकि जिससे हमें स्लाइड बनानी थी नोट्स हमारी यहीं रह गई उस दिन जब आए थे क्लास में थे। क्या पढ़ाए थे हम? कहाँ तक हो गया था? बजट लाइन हो गया था। नेक्स्ट है डिमांड। डिमांड पढ़ना था, है ना? हेडिंग डालिएगा डिमांड। हाँ क्या हो जाता है? हाँ हाँ बोलो तो सही। क्या बता रहे थे? नहीं बताए हो? हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा ये डिमांड होती है। बिल्कुल। तो डिमांड तो पहले ही आ गया ना। वो तो आगे की बात हो गई। हम अभी वही पूछ रहे हैं कि ये डिमांड ही क्या होती है। ज़्यादा लेन देन होता है तो डिमांड होता है। एक्चुअल में अगर हम बात करें इस डिमांड की, डिमांड वर्ड क्या है? इसको बोलेंगे मांग। बिल्कुल। विलिंगनेस। और एक लाइन की इसकी छोटी सी डिफिनीशन टाइप में लिख लीजिए। इट इज अ डिजायर और विलिंगनेस ऑफ अ गुड। इट इज अ। लिख पा रहे हो ना? नहीं लिख पाना तो बोल देना, हम लिख। कंजूसी नहीं करेंगे आज, ठीक है? इट इज अ डिजायर और विलिंगनेस ऑफ अ गुड। गुड। स्विफ्ट डिजायर ना। और ओ आर विलिंगनेस। विलिंगनेस ऑफ गुड्स, वस्तुओं की। लिख दें? नहीं सिंपल सा लिखना है। डिमांड क्या है? इट इज आ। देखो इट इज आ। कोशिश नहीं करोगे तो नहीं लिख पाओगे। देखो एक चीज बताएं है ना। स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है। इट इज आ डिजायर और लोग नहीं मान। इज आ। ये लिखना है। इट इज आ डिजायर और विलिंगनेस ऑफ अ नोन एज डिमांड। ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे कि डिमांड कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? एक ऑटोनॉमस होती है और एक ड्राइव्ड होती है। ऑटोनॉमस मतलब कि उसकी खुद की मांग होती है, किसी अदर फैक्टर से वो इफेक्टेड नहीं होगी। ड्राइव्ड क्या होगा?
कि किसी अदर वस्तु के डिमांड से उसकी डिमांड बढ़ रही होगी या अदर फैक्टर्स उस पर वर्क कर रहा होगा। तो लिखिएगा ऑटोनॉमस डिमांड। दूसरा ऐसे नहीं, वो लिखोगे क्या, ऊपर लिख लो, ऐसे कर लो, टाइप टू ना। ये आपसे समझदार हो भाई, अभी छोटे थोड़ा रह गए तुम लोग। ऑटोनॉमस डिमांड, सेकेंड वन इज डिराइव्ड डिमांड। ऑटोनॉमस क्या होता है ये लिख लो, डिमांड इज नॉट लिंक्ड, डिमांड इज नॉट लिंक्ड डिमांड इज नॉट लिंक्ड टू अदर गुड्स है। ये भाई बताओगे नहीं तो हमको तो समझ में नहीं आएगा कुछ। अब ठीक है, इसमें कुछ समझ में नहीं। हाँ हाँ, उसके साथ साथ हमारी भी बैटरी डाउन है शायद। ठीक है, डिमांड लिखा है इज नॉट लिंक्ड टू अदर गुड्स। ठीक है, इतनी अच्छी इंग्लिश तो हमारी भी नहीं जितनी तुम लोगों की है ना, थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। ड्राइव्ड लिखिएगा, इसी में मॉडिफिकेशन कर लो, इजीली बन जाएगा। डिमांड इज लिंक विथ अदर गुड्स, हो गया। नॉट की जगह हटा देना है, हो गया। कितना सिंपल सा है। दोनों के एग्जाम्पल बता दो आप ही लोग। दोनों का एग्जाम्पल बता दो। ऑटोनॉमस का क्या होगा एग्जाम्पल? फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, ईटीसी, जो हमारी बेसिक डिमांड होती है। ठीक है, ऑटोनॉमस में ऐसी डिमांड या ऑटोनॉमस डिमांड जो है उन वस्तुओं से रिलेटेड हैं जो किसी अदर वस्तु से लिंक्ड नहीं होगा। मतलब कि फूड है, फूड की डिमांड तो कंटिन्यूअस होगी ही। ऐसा नहीं है कि सर्दी आई तो डिमांड कम जाएगी या गर्मी आई तो डिमांड कम जाएगी। उस पर कोई भी फैक्टर वर्क नहीं करेगा, वो अपने आप में डिमांड है, उसकी डिमांड 12 महीना या हमेशा रहने वाली है, वो ऑटोनॉमस होगा। ठीक। ड्राइव्ड में क्या होगा कि किसी अदर फैक्टर की वजह से एक वस्तु की डिमांड इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड की डिमांड, अगर डिजीज इंसेक्ट का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, इंसेक्टिसाइड की डिमांड बढ़ जाती है। आपका जो सोइंग टाइम है उस टाइम देखते होगे कि हमारे फार्मर्स को जो प्रॉपर फर्टिलाइजर नहीं मिल पाता है, तो वो क्या है, एक डिमांड हो गई जो ड्राइव्ड है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, शेल्टर, क्लॉथ्स, खतरनाक इंग्लिश, क्लॉथ्स कपड़े। क्या भाई, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है ड्राइव्ड डिमांड। ड्राइव्ड का एग्जांपल लिख लीजिए, फर्टिलाइजर कामा इंसेक्टिसाइड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर कॉमा इंसेक्टिसाइड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या लिंक विथ एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड,
गिवन बाई मार्शल। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था? मार्शल ने। क्या होता है लिखिए लॉ ऑफ डिमांड में। व्हेन, WHEN, व्हेन अ राइज ऑफ, राइज मतलब बढ़ना, RISE, अ राइज ऑफ प्राइस, राइज ऑफ प्राइस इन अ गुड्स। क्या बोले थे? पूरा स्टार्टिंग से बोलना है। अ राइज ऑफ, कुछ और बोले थे ना? यही बोले हैं। हाँ, व्हेन अ राइज ऑफ प्राइस इन अ गुड्स, देन डिमांड इज रिड्यूस, डिमांड इज रिड्यूस and when price is decrease, when price is decrease, then demand is increase, then demand is increase। सीधा है कि प्राइस क्या हो रहा है, अगर ये क्या कह रहा है, ठीक है। एक बार जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। दूसरे केस में अगर जो है प्राइस डाउन होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर जो है ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही जो है क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, वो आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके एक दो पॉइंट हैं। हाँ, इसमें लिख दीजिए एक पॉइंट, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, इस रिलेशनशिप को इनवर्स रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरे का अपोजिट, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कभी कभी पूछा जाता है कि प्राइस और डिमांड में किस प्रकार का रिलेशनशिप होता है, तो इनवर्स टाइप का होता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नेक्स्ट लिखिएगा शिफ्ट, नेक्स्ट हेडिंग है शिफ्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्या होता है, इनवर्स टाइप का। हो गया? क्या लिख रहे थे? शिफ्ट, पहले डिमांड कर्व भी लिख लो ना, हेडिंग डालो पहले, डिमांड कर्व क्या होता है। नहीं, वो नहीं लिखना, पहले ये लिख लो, डिमांड कर्व क्या होता है। पहले ये हेडिंग डिमांड कर्व, क्योंकि इससे भी शायद क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि डिमांड कर्व किस प्रकार का होता है। लिखिएगा इसमें, इट इज अ, डिमांड कर्व में, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, it is a graphical representation of demand schedule, demand schedule, डिमांड की जो सूची होती है, शेड्यूल जो होता है। हाँ, हो गया।
समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलना है, ठीक है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। हाँ, ये लिखा है, हो गया। नेक्स्ट लिखना है पॉइंट बना करके, डिमांड कर्व आर वर्क इन डाउनवर्ड स्लोप। डिमांड कर्व वर्क इन डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये कभी एक बार पूछा गया है 2022 में ऐसे कुछ, 22 में। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप में हमेशा होता है, अगर उसका ऐसे वो बनाए तो ऐसे आ जाएगा, एक साइड प्राइस होगा और एक साइड डिमांड होगी, कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा जो है डिक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशन होता है, ये आप लोगों को पता चल गया है। शिफ्ट लिखना है, डिमांड में कैसे कैसे शिफ्ट होता है कर्व। ये कर्व जो है कैसे कैसे शिफ्ट होता है, इधर एक्स होता है ना शायद, और इधर वाई होता है। एक बार ये डिमांड ऐसे है, फिर कभी ऐसे भी हो जाता है और कभी ऐसे भी हो जाता है, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट होना। इट मीन्स अंदर की ओर और बाहर की ओर। ठीक है, तो शिफ्ट होने के टू टाइप्स पे डिमांड हमारी शिफ्ट होती है। एक बार शिफ्ट कैसे होगी कि जब हमारे किसी भी चीज़ की, जैसे हम सर्दियों की बात करेंगे, सर्दियों के टाइम चाय और कॉफ़ी की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, तो हमारा जो डिमांड का कर्व है वो क्या हो जाएगा, बाहर की ओर आउटसाइड को शिफ्ट हो जाएगा। बट कुछ सीजन में जैसे गर्मियों की बात करें, वहां पर जो है चाय और कॉफी की डिमांड कम हो जाती है, तो इन साइड को हो, तो ये शिफ्ट होना है। ठीक है, तो इतना ही समझ लो इसको, नहीं तो फिर लिखोगे तो पॉइंट बनाओगे वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो पूछा जाता है, वो लिखते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलास्टिसिटी होता है ना, इलास्टि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। एक प्राइस में इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब जानते हैं, पहले ये बताइए। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो एक बार प्राइस में होता है तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी बोल देंगे, डिमांड में होगा तो डिमांड इलास्टिसिटी बोल देंगे, इनकम में हो रहा है तो इनकम इलास्टिसिटी बोल देंगे। एक होता है वर्टिकल इलास्टिसिटी, वर्टिकल का मतलब दोनों का एक साथ होना। ठीक है, ये वर्टिकल इलास्टिसिटी है। ये भी लिखना है, लिख लीजिए, तीनों पॉइंट बस लिख लीजिए कितने प्रकार का होगा। तो पहला लिखिएगा प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब पता चल गया ना प्राइस इलास्टिसिटी का। दूसरा लिखिएगा इनकम इलास्टिसिटी। तीसरा लिखिएगा हाँ, कितने प्रकार के लिख लिए, दो प्रकार की ना, कौन कौन से, प्राइस इनकम और, दो ही लिखे हैं ना, तीसरी वर्टिकल, कौन नहीं है, कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर,
ये वाला इंडिया में आई कितनी बार आई वाला, ठीक है। इलास्टी होता है, इलास्टी नहीं है, ठीक है। हो गया ना, तीनों लिख गए। वर्टिकल को ही क्रॉस इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनको अगर सिंपल तरीके से लिखना है तो एक चीज है, प्राइस वाले में आप लोगों को पता चल गया, तो लिख लीजिए चेंज इन प्राइस। इनकम में लिख लीजिए चेंज इन इनकम, और क्रॉस में लिख लीजिए चेंज इन प्राइस एंड इनकम, या बोथ, वर्टिकल या क्रॉस में चेंज इन इनकम, तीसरे में बोथ, ठीक है। अब इनका अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, चेंज इन प्राइस में अगर किसी वस्तु के प्राइस में कमी होती है, इलास्टिसिटी आती है, तो डिमांड में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। इनकम में अगर आपके इलास्टिसिटी आती है तो क्या डिमांड में फर्क पड़ेगा? इनकम में अगर, जब इनकम बढ़ेगी तब डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और आपकी इनकम कम है तो होता है ना लग्जरी लाइफ, सॉरी लग्जरियस जो गुड्स हैं हमारे, उनके केस में इनकम इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी क्रॉस की, तो दोनों के चेंजेज होने पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज। नेक्स्ट लिखेंगे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी को, हाँ नेक्स्ट हेडिंग है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। वर्टिकल या क्रॉस जो है एक ही है, जैसे ए, एक वस्तु है हमारी ये, दूसरी वस्तु है ये, दोनों अगर हमारी एक साथ चेंज हो रही हैं तब हमारा होगा वर्टिकल इलास्टिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। डिग्री का मतलब है कि इलास्टिसिटी हो रही है, बस कितनी मात्रा में हो रही है, ठीक है। जब अधिक मात्रा में हो या थोड़ी कम मात्रा में हो, इस प्रकार से 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है, और पांचों के जो फार्मूले फार्मूले इट मीन्स वैल्यू है वो पूछी। अक्सर एग्जाम पेपर में देखेंगे तो पूछा जाएगा परफेक्ट इलास्टिसिटी ई बराबर क्या होगा, ऐसे लिखा होगा, और यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी होगी, 0 लिखा होगा, 1 लिखा होगा, ऐसे कर ये आते हैं ज़्यादा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, परफेक्ट इलास्टिसिटी में क्या होता है, इम्परफेक्ट में क्या होता है, तो इनकी वैल्यू जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है और ब्रैकेट में लिखते जाना है, एक एक का बताते जाएंगे, ठीक है। तो पहले लिखिएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, डिग्री के बेसिस पे जो इलास्टिसिटी है वो 5 प्रकार के डिवाइड की गई। डिग्री का मतलब समझ गए ना, इलास्टिसिटी तो है बट कितनी मात्रा में है उसकी बात कर रहा है डिग्री की। तो पहला लिखना है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जब परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब इलास्टिसिटी जो है क्या है, पूर्ण रूप से है, तो उस टाइम पे ई की वैल्यू क्या होगी ये मालूम होना चाहिए, तो उस टाइम पे इनफाइनाइट होती है। तो इसमें पहले एक लाइन लिख लीजिए, लिखिएगा स्लाइटेस्ट या स्लाइटली, स्लाइटली, स्लाइटली चेंज इन, स्लाइटली चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये हो गया क्या, परफेक्टली, हाँ। ई की वैल्यू लिख लीजिए, इसमें क्या होती है, ई बराबर
इनफाइनाइट। दूसरा लिखिएगा परफेक्टली इन इलास्टिक। अच्छा ना, परफेक्टली परफेक्टली इन इलास्टिक। पहला क्या है, इलास्टिक है। दूसरा क्या है, इन इलास्टिक है। याद रखना बिल्कुल माइनर डिफरेंट है, और इनमें जो है ई की वैल्यू में दोनों में डिफरेंट आएगा। इसमें लिख लीजिए एक लाइन पे, इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन प्राइस इज, in this situation price is slightly decrease, in this situation price is slightly decrease but demand is unaffected, but demand is unaffected। मतलब कि डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं दिखता, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इस टाइम पे जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ई इक्वल टू हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली, हाँ तीसरा नंबर है। हो गया, बाकी लिख, हाँ दो में नहीं लिखे थे आप, के पहले पहले दूसरे नंबर में लिखे थे, वही लिखना। इसका मतलब यही होता है, सेम चीज को रिपीट करना। हाँ तभी है, इलास्टिक है फिर, इलास्टिक। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सही, इलास्टिक होगा क्योंकि एक इन इलास्टिक था और एक इलास्टिक था, तो इलास्टिक है। ठीक है, लिखिएगा इसमें स्मॉल चेंजेज इन, स्मॉल चेंजेज इन प्राइस एंड, स्मॉल चेंजेज इन प्राइस एंड लार्ज चेंजेज इन डिमांड। लार्ज चेंजेज इन डिमांड तो क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगी। इसका वो क्या बनेगा, ई बराबर मोर देन वन। हो गया। इसके बाद लिखिएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड लिखिएगा इसमें, इन दिस सिचुएशन लार्ज चेंजेज इन प्राइस, दिस सिचुएशन लार्ज चेंजेज इन प्राइस एंड स्मॉलेस्ट चेंजेज इन डिमांड, या स्मॉल चेंज इन डिमांड। लार्ज चेंजेज इन प्राइस बट स्मॉल चेंज इन डिमांड।
इस कंडीशन में क्या होगा, ई की वैल्यू लेस देन कौन, इलास्टिसिटी, डिमांड की इलास्टिसिटी की वैल्यू की बात कर रहे हैं। डिमांड के जो इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं कि कितनी होती है इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन। क्या 5 प्रकार की सिचुएशन है, पांचों में पूछा जाता है, ठीक है। और होता क्या है, थोड़ा से ऐसा क्वेश्चन होता है कि बहुत, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है ना कि बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े, तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कि परफेक्टली इन इलास्टिक में ई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये 5 टाइप्स में है, पांचों पूछे। नेक्स्ट लिखिएगा यूनिटेरी, यूनिटेरी इन इलास्टिक, यूनिटेरी इलास्टिक, हो गया। इसमें लिखिएगा इन दिस सिचुएशन, in this situation some portion of price, some portion of price or increase in are increase with, in this situation some portion of price is increased with some portion of demand, some portion of demand are also change। मतलब कि अगर 1% जो है प्राइस इंक्रीज हुआ है तो डिमांड भी कितनी इंक्रीज होगी, एक फिक्स पोर्शन पे चलेंगे, दोनों एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दिस टाइप इलास्टिसिटी, दिस टाइप इलास्टिसिटी ना, नहीं ये समझाने के लिए कि पोर्शन की बात कर रहे हैं ना हम, जैसे 1 रुपए बढ़ा प्राइस में तो डिमांड भी उतने ही परसेंट इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा इन दिस टाइप इक्वेशन रेयरली ऑब्जर्व, हाँ हाँ क्या लिखवा दिए कुछ, अच्छा दिस टाइप इलास्टिसिटी रेयरली ऑब्जर्व इन डिमांड, दिस टाइप इलास्टिसिटी रेयरली ऑब्जर्व इन डिमांड, मतलब बहुत कम देखने को मिलती है। इसमें भी जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती, लिख लीजिएगा ई इक्वल टू 1। हो गया। कितने प्रकार के रिलेशन बने हैं यहाँ पर, पांचों को एक जगह पर लिख लीजिए तो थोड़ा से कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताते जाइएगा। पहले नंबर में क्या था, परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा था परफेक्टली इन इलास्टिक, तीसरा था रिलेटिवली इलास्टिक, नाम याद रहेंगे। चौथा था रिलेटिवली इन इलास्टिक, पांचवा था यूनिटरी, इसमें ई की वैल्यू क्या थी, हाँ
इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, और इसमें क्या है, बराबर, ठीक है, यही था ना, सही है। हंस देते हो तो हमें लगता है कुछ गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये समझ में आ गए ना, याद रखना है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, ये पांचों चीजें याद रखना है। थोड़ी सी इसमें अगर फर्क पड़ा ई और आई का, इधर ई और आई में इफेक्ट पड़ जाएगा, और इधर ई और आई में इफेक्ट पड़ गया तो आपके ई ई और आई में इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पेन गुड्स वगैरह तो लिखवा दिए थे। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एक मिनट, थमा वाला काम, यूडीसी वाला वो सॉरी यूईटी वाला एग्जाम कब है? 12 से, 12 कौन सी डेट, 12 ही डेट, 12 मतलब मार्च ना, अभी क्या चल रहा है, फरवरी। सिलेबस में क्या क्या है, फाइनेंस है और मार्केटिंग भी है, यूईटी का। पढ़ाई क्या क्या है इकोनॉमिक्स में, मार्केटिंग पढ़ाई है, मार्केटिंग नहीं पढ़ाई तुम, देख लो शायद पढ़ा दिए हों, सच में नहीं पढ़ाई, और नुकसान। हाँ, आज कौन सी डेट हो गई, 20 हो गई, तो लफड़ा हो रहा है लग रहा है ना। हाँ, पेपर के बाद पढ़ा दें, सर जाओ तो। अब की बार हमने मार्केटिंग तो पढ़ाई क्यों नहीं, मार्केटिंग तो हम पहले पढ़ा देते थे, क्यों नहीं पढ़ाई। हाँ, ठीक है, कास्ट कॉन्सेप्ट को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, मार्केटिंग पहले पढ़ लेंगे, फाइनेंस पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का भविष्य को याद रखना है। ठीक है, तो मार्केटिंग और फाइनेंस पढ़ना तो है ही है, बाद में पढ़ना है तो पहले पढ़ना है। ये जो हमारा प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, सॉरी, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट था, तो हम यहीं पे ब्रेक करके आगे पढ़ेंगे कास्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट, मतलब फाइनेंस और उसके बाद। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिएगा मार्केटिंग, कल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल पार्ट है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि हम सोचे थे एक दिन बाद में पढ़ा देंगे, हो जाएगा, और अब बीच में पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों का। नहीं नहीं, परेशान नहीं हो, पेपर के बाद भी हम आएंगे, ठीक है, हम आते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिख लीजिए पहले मार्केटिंग, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मार्केटिंग इतना अच्छा सब्जेक्ट है, सॉरी इतना क्या बोलते हैं, सस्ता टॉपिक है। हाँ, सस्ता टॉपिक है कि सबको बिना बताए ही आ जाता है। हाँ, क्या, एक लोग बोला करो, नहीं नहीं, इतना मजाक में हमारी बात को मत लिया करो, 90% ही हम मजाक ही करते हैं, ठीक है। तो लिखो मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अच्छा, कल कौन सा दिन है, संडे, संडे नहीं है भाई, हाँ कल संडे है अभी। तो हम क्या सोच रहे थे, कुछ सोच रहे हैं क्या, सही सोच रहे हैं, ये लगी है तो फिर अब क्या ही कहना है।
अरे नहीं, ज़्यादा पढ़ना नुकसानदायक होता है, तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मार्केटिंग हो जाएगी, परेशान नहीं हो, फाइनेंस भी हो जाएगा। 12 मार्च को है ना, होली में क्लास यहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, देखते हैं, अभी प्लान कर रहे हैं इस विषय को। एक दो लड़के, कोई नहीं, इनको हम घर में पढ़ा देंगे, परेशान नहीं, ठीक है। को हम घर में बुला के पढ़ा, देखो। अब थोड़ा से सुन लो हमारी बात को भी, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बीएससी किए हो शायद ना, कर रहे हो शायद, तो बीएससी में शायद मार्केटिंग होती थी। हाँ हाँ, वो हमारी प्रॉब्लम है, पढ़े नहीं हो ना, पर होती थी ना। तो आप लोग मार्केटिंग करते भी बहुत अच्छी तरह से हो, तो हमें मालूम होना चाहिए कि मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों में ये बताओ, कानपुर कितने लोगों ने घूमा है? किसी ने नहीं घूमा? छपेड़ा तक बस, तब तो हो गया। कोई नहीं, छपेड़ा वाली मार्केट भी घुमाएंगे। और मार्केटिंग इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना कि पूरा कानपुर घूमने को मिलेगा उसमें, ठीक है। तो हाँ, तो आप लोग ना मार्केटिंग पढ़ने में थोड़ा से हमारा सहयोग दीजिएगा, एग्जाम्पल में कौन कहाँ किस प्रकार की मार्केट में गया है। अगर वो एग्जाम्पल समझ में आ गया तो मार्केटिंग बिल्कुल सिंपल है, बहुत जल्दी समझ। तो हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने मार्केटिंग शायद ना, तो लिखिए मार्केटिंग होता क्या है, लिखिए जल्दी से। मार्केटिंग, अच्छा मार्केट भी तो आएगा पहले, मार्केटिंग ना। चलिए पहले मार्केटिंग लिखिए। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, marketing is a process by which goods or services, marketing is a process by which goods or services, sorry और नहीं एंड है, goods and services are exchange, goods and services are exchange between the producer and consumer, change between the producer and consumer with some prices or values, with prices और values। नेक्स्ट लिखिएगा मार्केट, मार्केट इज अ derived from Latin word, market is derived from Latin roots या Latin words marketus। लैटिन वर्ड मार्केटस, ठीक है। मार्केटस का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? प्लेस ऑफ ट्रेड। क्या होता है? प्लेस ऑफ ट्रेड। क्लियर हो गया? ट्रेन नहीं भैया, ट्रेड, TRADE। अच्छा, पीछे वाले हैं। अभी हमारे इंस्टीट्यूट में ना वो प्रोग्राम चल रहा था, में एक तबला वादक आए थे, उनने ना बहुत अच्छी ट्रेन चलाई थी, तबला में ही। तो वैसे ही हो जाता है, कभी ट्रेड ट्रेन सब चलता है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, को कैसे पढ़ा। सोच रहे हैं कि क्लासिफिकेशन वाला जो क्या है वो ना, हाँ वो जो है थोड़ा से बड़ा है, बहुत ज़्यादा, मतलब 9.9, 9 है, 8 है, ऐसे कुछ हैं। मान के चलिए 7 से 8 हमारे क्लासिफिकेशन हैं। इसके अंतर्गत डिफरेंट मार्केट्स हैं,
उन मार्केट्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक लिख लीजिए, आप लोग बाद में चार्ट बना लीजिए। ठीक है, मतलब कितने बेसिस पे हम लोग मार्केट को क्लासीफाई कर रहे हैं, एक एक लिख लेंगे आप लोग, बाद में एक बड़े से पेज में अपने मन से बना लीजिए। बन जाएगा ना? नहीं बना पाओगे? हाँ भेज देंगे, परेशान क्यों हो। लिखो जल्दी से, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ, पहला नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ number of commodity, on the basis of number one, on the basis of number of commodity filling, on the basis of commodity number one, इस बेसिस पे मतलब कमोडिटी के नंबर के बेसिस पे मार्केट कितने प्रकार के डिवाइड हुए हैं, तो लिखिएगा नंबर एक जनरल मार्केट, जनरल मार्केट, नंबर दो, इसी में लिख लीजिए इसके सामने, जनरल मार्केट क्या होता है, लिखिए इन दिस मार्केट ऑल टाइप कमोडिटी आर अवेलेबल। बहुत सिंपल है, देखते जाओ कितनी जल्दी लिख जाए। इस मार्केट ऑल टाइप्स कमोडिटी आर अवेलेबल, इन दिस मार्केट ऑल टाइप कमोडिटी आर, नेक्स्ट लिखिएगा मतलब, नहीं नहीं नहीं, आगे बोल देते हैं फिर बोलते नहीं है, इसका क्या मीनिंग हो गया, तो ये तो कंफ्यूजन हो गया। हाँ एक मिनट, एक्चुअली में सुनने दीजिए हमें। हाँ बताओ क्या कह रहे थे। नहीं, अच्छा दोबारा से रिपीट करना था, ठीक है, तो लिख लीजिए भैया इन दिस टाइप मार्केट। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, थोड़ा से ये इंग्लिश है ना, ऐसी चीज़ होती है कहीं पर टाइप लगा दिए कहीं पे नहीं लगाए तो आप लोग कंफ्यूज। हाँ, होता क्या है ना कि फ्लो फ्लो में कुछ भी चला जाता है ना, तो थोड़ा से अपने आप में कोशिश करना है। हमने एक चीज़ बताया कि सेंटेंस अपने उस पे कोशिश करो बनाने का, मीनिंग है समझने का, समझ में एक बार आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दिक्कत है। ठीक गया? मन नहीं हो रहा, जाना है घर, मार्केटिंग पढ़ना है पहले फिर जाना। ठीक है, जितनी जल्दी लिख लोगे उतनी जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, नहीं तो फिर थोड़ा सा बहुत तेजी बोलते हो तुम, सुनाइए नहीं देता हमको। अच्छा लिखो इन दिस टाइप मार्केट ऑल कमोडिटी आर, अच्छा एक चीज बताओ, जो पहले बोले थे और आप बोल रहे हैं दोनों का मतलब क्या है? मतलब तो वही है भैया, इन दिस टाइप बोल दें या आल टाइप बोल दें, वो शॉर्ट फॉर्म में हो गया, उनको थोड़ा से बड़ा स्टेटमेंट हो गया ना, सम्मान मिल जाता है कभी कभी। हाँ, तो दोबारा पूछने वाले को ज़्यादा सम्मान मिलता है। नेक्स्ट लिखिएगा स्पेशलाइज्ड मार्केट, इसमें क्या होगा, बस बिल्कुल सिंपल सा लिखिएगा स्पेशलाइज्ड मार्केट, स्पेशलाइज्ड मार्केट लिखिएगा, इसमें क्या होगा, अब देखो इन दिस टाइप हम बोलेंगे तो वो नहीं लिख लेना है, सीधा सीधा लिखना है स्पेशलाइज्ड कमोडिटी सेल और बाई, हो गया। तब कुछ कमोडिटी होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं, वो सेल की जाती हैं और बाई की जाती हैं।
सेल एंड बाई, स्पेशलाइज्ड कमोडिटी सेल एंड बाई। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट मार्केट का क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक गया। एरिया, एरिया मतलब हाँ क्षेत्र, क्षेत्र के आधार पर लिखिएगा। इसमें पहला नंबर लोकल मार्केट, ये इंपॉर्टेंट, लोकल मार्केट। पर दूसरा, हाँ नहीं नहीं, पहले लिख लेने हैं कितने प्रकार के हैं। लोकल मार्केट, दूसरा रीजनल मार्केट, रीजनल, REGI, हाँ वही वाला, रीजनल मार्केट। नंबर तीसरा नेशनल मार्केट, नंबर चौथा इंटरनेशनल। अब लिखिएगा लोकल मार्केट। अलग से लिख लीजिएगा क्योंकि दो चार पॉइंट लिख, पहला लिखना है लोकल मार्केट, दिस टाइप मार्केट, दिस टाइप मार्केट कवर, दिस टाइप मार्केट कवर some limited area, cover some limited area like village, like village, comma कस्बा, etc, विलेज कामा कस्बा नहीं, मोहल्ला एक प्रकार से होता है, क्या होता है, मोहल्ला ही तो बोलते हैं ना, कॉलोनी, मतलब एक बहुत स्मॉल एरिया को कवर कर रहा होगा। ठीक है, लाइक अ विलेज। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट, दिस टाइप मार्केट बेस्ड ऑन, this type market based on mostly local area commodity, this type market mostly based on local area commodity, क्या कि छूटा है किसी, this type market mostly based on local area commodity। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मोस्टली कवर द, नेक्स्ट पॉइंट मोस्टली कवर द पेरिसेबल, मोस्टली कवर द पेरिसेबल कमोडिटी, मतलब जल्दी खराब होने वाली वस्तु, पेरिसेबल, सेबल ही बोलते हैं ना, हाँ, पेरिसेबल कमोडिटी। नेक्स्ट लिखिएगा, इन दिस टाइप मार्केट प्रोड्यूसर डायरेक्टली, this type market producer directly sell to produce, in this type market producer directly sell produce to consumer। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट यही है एग्जाम्पल इसके, विलेज लेवल मार्केट वगैरह वगैरह वगैरह। नेक्स्ट लिखिएगा रीजनल लेवल मार्केट, नेक्स्ट हेडिंग है रीजनल लेवल मार्केट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अभी बताना है तो जल्दी से लिख लो, याद आ गया तो बता ही देते हैं। रीजनल
मार्केट। हाँ भैया, लेबल मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए। दिस टाइप मार्केट कवर 2 or 3 डिस्ट्रिक्ट, 2 or 3 डिस्ट्रिक्ट। एग्जाम्पल, कवर 2 or 3 डिस्ट्रिक्ट। एग्जाम्पल, बेकरी प्रोडक्ट मार्केट, बेकरी रिलेटेड मार्केट, नेक्स्ट मिल्क रिलेटेड प्रोड्यूस, etc। मतलब एक दो शहरों में जो है चल सकता है, ऐसे प्रोड्यूस के जो मार्केट होते हैं वो रीजनल में आते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, नेशनल लेवल मार्केट। नेशनल लेवल मार्केट अंडर द, लिखिएगा पॉइंट बना के, अंडर द नेशनल बाउंड्रीज, अंडर द नेशनल बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज मतलब कि पूरे भारत की बाउंड्रीज को कवर कर रही हूँ। एग्जाम्पल लिख लीजिए, IRCTC, IRC, सुने हैं? पूरे इंडिया को कवर कर रहा है। थोड़ा सा यूनिक एग्जाम्पल लिखाए हैं, बाकी तो बहुत सारे होते हैं। कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसलिए लिखवा रहे हैं। कभी कभी एग्जाम्पल ही पूछ लेता है और पूछता है किस प्रकार के मार्केट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, इंटरनेशनल मार्केट। हाँ, अमूल की जो बात की आपने, अमूल को इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अमूल एक रीजनल में आ जाता है। इंडिया में तो है, अभी तुम इंडिया के बाहर, वो सॉरी यूपी से बाहर जाओ, बिहार में, बिहार में अमूल नहीं। कौन है वहां पर? सुधा है, वैसे कुछ है। सुधा ही है ना? हाँ, अमूल भी है, मतलब है पर उस लेवल पे नहीं है। हाँ। हाँ, बिल्कुल। होता क्या है ना, स्टेट वाइज थोड़ा से, तो जो मिल्क का है वो हम बोल देते हैं किसमें, रीजनल में। जैसे कि कानपुर क्षेत्र है, तो हो सकता है कि अमूल है, नमस्ते इंडिया है, इनका फैक्ट्री या वो हो, तो उस एरिया को कवर कर रहा हो। झांसी साइड जाएंगे तो कौन सा, कुछ और एक है, ऐसे जो है कई उसमें आ रहे हैं, तो ये रीजनल में आ जाता है मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, इंटरनेशनल मार्केट कवर द होल वर्ल्ड, मार्केट कवर द होल वर्ल्ड। एग्जाम्पल का होगा वो आप लोगों को पता है, इंटरनेशनल मार्केट का। बहुत सी कमोडिटी हैं जो इंटरनेशनली ट्रेड होते हैं। हम्म, इसको भी हम लिखवाएंगे अलग प्रकार का, इसको एक मार्केट का नाम दिया गया है, बट है इंटरनेशनल का ही पार्ट। जैसे हम बात करें चाय और कॉफ़ी का, मसालों का, ये भी उसी का है, सोना चांदी का, ये सब क्या है? हाँ, ऑयल का, बिल्कुल। ठीक है, पर होता क्या है कि बहुत से कमोडिटी ऐसी हैं जो डिफरेंट टाइप के मार्केट में आएंगी, तो अभी आगे अलग अलग प्रकार की मार्केट पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक चीज लिखना था हमें, सेक्टर्स ऑफ सप्लाई चेन। मार्केट हो गया ये, मतलब हो नहीं गया, मतलब यहीं पे ब्रेक है। नेक्स्ट, नहीं खत्म, आगे नेक्स्ट उसमें लिख, इसको थोड़ा से एक समझा देते हैं, इसके बाद आज का क्लास यहीं पे करेंगे। सप्लाई चेन क्या हुआ? नहीं नहीं, कम, ये एक समझने के लिए है, क्योंकि बार बार ये मार्केट में जो कंफ्यूजन आ रहा है ना, वो नहीं आएगा, तो किनारे पे कहीं पे बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। प्रोड्यूसर होगा, देन
एग्रीगेटर होगा, देन ट्रेडर होगा, होलसेलर। ये हमारा पूरा मार्केट है, ठीक है। अब ये बताओ इसमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनसे आप परिचित नहीं, से आप नहीं मिले हो, ऐसा कोई व्यक्ति है? ट्रेडर से नहीं मिले हो, और चलिए सबसे मिल लेते हैं, सबसे मिल लेते हैं। प्रोड्यूसर, बिल्कुल। किसान हो सकता है, कोई भी फैक्ट्री है वो हो सकती है जहाँ पर प्रोड्यूस बन रहा है। नेक्स्ट आएगा एग्रीगेटर। मान लो एग्जाम्पल किसान है, ठीक है। किसान ने व्हीट का उत्पादन किया, व्हीट जो लेकर के वो ट्राली में पहुंचा, कहाँ पर? मंडी में। तो मंडी में एक सिचुएशन ये आती है कि फार्मर डायरेक्ट मंडी में पहुंच जाता है, वहां पर ट्रेडर बैठे होते हैं दुकान रख के, तो उनसे बेच देता है। एक सिचुएशन ये आती है कि गांव में ही बेच देता है, उसको एग्रीगेटर बोल। गांव पे बेचा, वो एग्रीगेटर किसको बेचेगा? ट्रेडर को। तो दो ऑप्शन हो जाते हैं, मतलब दूसरा चैनल बन जाता है। नेक्स्ट, ट्रेडर कहाँ बेचेगा? प्रोसेसर को। या मतलब बिस्किट बनाने वाले हैं या कोई कुछ करना चाहता है तो ठीक है, आटा बनाना है तो उसके लिए गेहूं बेच दिया प्रोसेसर को, प्रोसेसर ने जो है आटा बनाया, आटा बना करके किसको बेचा? होलसेलर को। कितना? 1 ट्रक आ गया आटा, ठीक। अब 1 ट्रक आया किसके पास? होलसेलर के पास। होलसेलर से 5-10 बोरी किसने खरीदा? जो हमारे छपेड़ा पे हैं वही ना, वो हो गए कौन? और उनसे जाकर के हमने 5 किलो आटा। यही चलता है मार्केट। अब बात आती है कि किस प्रकार के मार्केट में कौन कहाँ पर बैठता है। तो ये जो होगा लोकल मार्केट, विलेज मार्केट में जाएंगे। याद रखना है, अभी हम पॉइंट लिखवाते जाएंगे तो माइंड में क्लिक आना चाहिए कि होलसेलर किस प्रकार के मार्केट में मिलेंगे। सिटी वाली मार्केट में होलसेलर मोस्टली मिलते हैं, रिटेलर आपका लोकल या मोहल्ले वाले जो मार्केट है दुकानें हैं वहाँ मिलेंगे, कंज्यूमर तो आपके हर घर में। बिल्कुल हो सकते हैं, नहीं हैं भाई, नहीं हो तो आज के लिए इतना ही। कल लिखवाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेस पे मार्केट का क्लासिफिकेशन। कल सर जी जब पढ़ाएंगे तो सर जी बता देंगे, आ गए तो पढ़ा ही देंगे, है ना। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा से मार्केट के बारे में, वैसे आसानी से समझ आ जाएगा।